एवरीवन। पहले पार्ट में हमने किया था इंडियन इकोनॉमी का पहला पार्ट, आप लोगों ने जैसे देख ही लिया होगा। तो चलिए अब हम उसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमने उसमें कुछ पॉइंट्स किए थे। उसमें हमने लास्ट पॉइंट किया था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th प्लान वाज ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 10th प्लान लेड एम्फेसिस ऑन इंश्योरिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अब वो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, जो 10th प्लान था वो क्या था, वो इक्विटी और सोशल जस्टिस को इंश्योर करता था। मतलब इक्वालिटी जो होती है हमारी, भेदभाव ना हो किसी से, और सोशल जस्टिस मतलब सबको एक जैसा न्याय मिले, उसको एम करता था हमारा 10th प्लान। फिर इसमें एक हमारे पास की पॉइंट दिया हुआ है, एक बॉक्स में आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें लिखा है नीति आयोग करके। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमें गिवन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्लेस प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग। मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, जो प्लानिंग कमीशन है उसे नीति आयोग में तब्दील कर दिया। मतलब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है, द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अरविंद पनाकरिया। मतलब इसमें ये है कि जो हमारे नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, अरविंद पनागारिया। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों, ये पूरा बॉक्स एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो इस बॉक्स को आप इम्पॉर्टेंट मार्कआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हमारी क्या होती है, हमारी इंडिया की पूरी नेशनल आय, मतलब राष्ट्रीय आय। अब इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया was made in 1868 by दादाभाई नौरोजी in his book Poverty and Un-British Rule in India। इसका फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, पहले अटेम्प्ट में नेशनल इनकम, जब हम इंडिया की नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे थे तो उसके पहले अटेम्प्ट में हुआ ये 1868 में दादाभाई नौरोजी जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है, द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय डॉक्टर वी राव। मतलब इसमें वो ये कह रहा है, जो पहली साइंटिफिक एस्टिमेशन हुई थी नेशनल इनकम की, मतलब सबसे पहले साइंटिफिक एस्टिमेशन, पहले तो जो अटेम्प्ट हुआ उसमें तो दादाभाई नौरोजी ने बुक लिखी। फिर दूसरे उसमें पहली बार जब साइंटिफिक एस्टिमेट हुआ वो किया गया था डॉक्टर वी राव ने। किसने किया था, डॉक्टर वी राव। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। ये पॉइंट आपका ये बॉक्स के नीचे है, जो बॉक्स हमारा बना हुआ है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसके नीचे पॉइंट है। ये बॉक्स भी मैं आपको कराऊंगी, पहले ये पॉइंट्स आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो आरबीआई थी वो नेशनलाइज की गई 1949 में 1 जनवरी को। मतलब आरबीआई बनाया गया, राष्ट्रीय बैंक उसे बनाया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक एंड द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। इट हैज़ द मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस denomination except 1 rupee notes. 1 rupee notes are issued by the Ministry of Finance. Its headquarter is at Mumbai। जो हमारा आरबीआई है वो बैंकर्स बैंक है, मतलब बैंक के लिए बैंक है हमारा ये। इसमें आप अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसमें से क्या होता है, जैसे आपके जितने भी बैंक हैं, कॉर्पोरेट बैंक हो गए, सिंडिकेट बैंक हो गए, कैनरा हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ये सारे किसके अंडर में आते हैं, आरबीआई के। अब ये सारे बैंक पब्लिक डीलिंग तो करते ही करते, साथ ही आरबीआई से डीलिंग करते हैं, लेकिन आरबीआई कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करता, वो सिर्फ बैंक से डीलिंग करता है, ठीक है। और ये इसमें फॉरेन रिजर्व्स भी होते हैं आरबीआई में, लेकिन बाकी किसी बैंक में नहीं होते, सिर्फ आरबीआई में होते हैं। और ये आरबीआई एक लौता ऐसा बैंक है इंडिया का जिसके पास राइट है कि वो जो इंडिया में करेंसी चलती है उसे इशू करे, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है, उसे वो इशू नहीं कर सकता। उसे कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो इशू करती है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में।
फिर इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, आफ्टर पार्शियल नेशनलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया in 1955 its name was changed as State Bank of India and thus SBI was established in 1955. अब वो क्या कह रहे हैं, मतलब जब वो पार्टीशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ, एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इंडिया में, उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका SBI था वो कब एस्टेब्लिश हुआ, 1955 में। ये पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, SBI इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका SBI है वो सबसे बड़ा कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक है। मतलब जितने भी आपके कमर्शियल बैंक आते हैं ना, कैनरा बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया और हो गए, उसमें ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके हर स्टेट के बैंक अवेलेबल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE was established at Mumbai in 1992 on recommendation of Fehrawani Committee. IDBI is the main promoter. फिर इसमें क्या हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। मतलब ये एक ऐसा एक्सचेंज होता है जिसके अंदर सारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे आपका शेयर मार्केट होती है वैसे में ये स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसमें क्या, ये मुंबई में बनाया गया 1992 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? फेरवानी कमेटी। किसकी रिकमेंडेशन? फेरवानी कमेटी। और तो और इस एक्सचेंज के मेन प्रमोटर कौन था? IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग चाहे तो ये IDBI की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को IDBI की फुल फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोगों को फुल फॉर्म्स नहीं पता होती, तो उसमें आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमेटी इन अगस्त 1949 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PC महालानोबिस टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। जो हमारी भारत सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद मतलब आज़ादी के बाद नेशनल इनकम कमेटी को अपॉइंट किया 1949 अगस्त में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में? PC महालानोबिस, प्रोफेसर PC महालानोबिस। क्या एस्टिमेट करने के लिए? नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? NPP एट FC। आप लोगों ने 11th-12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नेशनल इनकम जब आप कंप्यूट करते हैं तो उसमें ये आपने पढ़ा होगा, NPP एट FC। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज मेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO विच रेगुलरली पब्लिशेस नेशनल इनकम डाटा। मतलब ये कि जो हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेशन है इंडिया की, मतलब इंडिया के अंदर, वो किसके द्वारा बनाई गई? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंडिया का स्टैटिस्टिक्स तैयार करती है पूरे इंडिया का, उसी के अंदर नेशनल इनकम भी एस्टिमेट की जाती है। और यही नेशनल इनकम डाटा रेगुलरली पब्लिश करती है, मतलब इसी के थ्रू पब्लिश किया जाता है कि नेशनल इनकम का डाटा इतना रहा है हमारी इंडिया का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एट प्रेजेंट द बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज 1999 to 2000। मतलब आजकल वर्तमान में जो हमारा बेस ईयर है नेशनल इनकम एस्टिमेशन का, मतलब नेशनल इनकम जो एस्टिमेट होती है उसको बेस ईयर कौन सा लिया जाता है? 1999 से 2000 का बेस ईयर लिया जाता है। मतलब जब आप नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हो ना, उसमें एक बेस ईयर का यूज़ ही होता है, बेस ईयर यूज करते, तो वो बेस ईयर ये लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अप्रैल 12, 1988 एज अ नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। मतलब जो सेबी है वो बनाई गई थी 12 अप्रैल 1988 में एज अ नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह नहीं, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह। और तो और किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, और तो और जो सिक्योरिटीज़ मार्केट होती हैं उनकी रेगुलेशन के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक टुक प्लेस ऑन 19 जुलाई 1969।
Afterwards, 6 other commercial banks were nationalized. Now there are only 19 nationalized commercial banks in the country. Since in September 1993, the new Bank of India was merged with the Punjab National Bank. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब कमर्शियल बैंक थे 14, उनको नेशनलाइज कर दिया गया, पूरे इंडिया के लेवल पे कर दिया गया, जैसे आपका SBI वगैरह ऐसे। और फिर उसके बाद 6 और कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया। और आज के दौर में कम से कम 19 हैं, सिर्फ 19 नेशनल बैंक ऐसे बचे जो कि मतलब 19 ऐसे कमर्शियल बैंक बचे जो कि नेशनलाइज हुए हैं सिंस मतलब सितंबर 1993 में क्या हुआ था, फिर एक नया बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसे भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1934। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, मतलब जो एक शेड्यूल्ड बनाया होता है कमर्शियल बैंक्स का, वो वाले बैंक वो होते हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं। किसके सेकंड शेड्यूल में? रिजर्व बैंक एक्ट। ये एक्ट कब बनाया गया था? 1934 में। 1934 में ये एक्ट बनाया गया था, रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1934। इसमें क्या होता है, इसके सेकंड शेड्यूल में जितने भी सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और तो और फिर इसमें क्या है, लास्ट सेकंड पॉइंट हमारा, IDBI इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। जो हमारा IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो सबसे बड़ी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस में काम आती है, मतलब जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फंड्स देती है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है, NABARD इज द एपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो NABARD है, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सही डेफिनेशन ये है, मतलब सही फुल फॉर्म ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी एक ऐसी बहुत बड़ी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक इकलौती ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में फंड्स देती है, मतलब खेती बाड़ी को डेवलप करने के लिए फंड्स देती है, और तो और जितने भी गाँव वगैरह का एरिया उसको डेवलप करने में फंड्स देती है। अब मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि है इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। वैसे इसमें एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है इस टेबल में, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रीड आउट कर देती हूँ। तो इसमें पहला कॉलम हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, सेकंड कॉलम हमारा इसमें है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का। फर्स्ट हमारा कौन सा बैंक दे रखा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना था? हमारा 1921। ये टेबल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस ये आते हैं, आपको बैंक के नाम दे दिए जाते हैं और उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना था? अप्रैल 1, 1935। फिर आता है हमारा IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बना था हमारा 1948 में। फिर आ जाता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जुलाई 1, 1955 में। फिर आ जाता है हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। ये कब बना था? 1 फरवरी 1964। फिर आ जाता है हमारा IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बना था हमारा जुलाई 1964 में। फिर आ जाता है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD। ये बना था हमारा जुलाई 12, 1982 में। फिर आ जाता है हमारा SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बना था हमारा 1990 में। फिर आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM बैंक। ये बना था हमारा जनवरी 1, 1982 में। फिर आ जाता है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। ये बना था हमारा जुलाई 1988 में। फिर आ जाता है हमारा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सितंबर 1956। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC, नवंबर 1972। रीजनल रूरल बैंक RRB, मार्च 1975। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC, 1977। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका मैं पार्ट 3 अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, आप इसके पार्ट 3 भी देखिएगा। इस वीडियो के टोटल मतलब 3 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।